ब्रेख्त और एक उदास नगर। एक पुरानी चीनी कहावत है, 1000 मील की यात्रा एक छोटे कदम से आरंभ होती है। किंतु कौन से अनजाने क्षण हम वह कदम आंखें मूंद ले लेते हैं, यह आज भी मेरे लिए रहस्य बना है। मुझे आज भी उस रात की धुंधली सी याद है। धुंधली सी इसलिए कि हम उस रात इतनी बियर पी चुके थे कि आज उसके बारे में कुछ भी याद रह सका, यही आश्चर्य है। सिर्फ इतना याद है कि वह शुरू वसंत की एक शाम थी। शहर प्राग था और मैं अपने आइसलैंडी मित्रों के संग नीचे बेसमेंट की एक बार में बैठा था। न जाने उस शाम हम कितनी दफा एक बार छोड़कर दूसरी और दूसरी छोड़कर तीसरी में भटकते रहे थे। कभी हम खुद बाहर चले जाते थे, कभी ऐसा भी होता था कि हमें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता था। वह शायद मालस्त्राना का एक छोटा पुराना सा होस्पोदा था। चेक में होस्पोदा एक अत्यंत दिलचस्प शब्द है और उसका अनुवाद करना बहुत ही उलझन की चीज है। जब तक आप स्वयं वहां न गए हों, वह प्राग की एक अपनी चीज है। ना उसमें वह उच्च वर्गीय भद्रता है जो बार शब्द से आती है, और ना ही आधुनिक युग का वह सस्ता छिछलापन जो रेस्तरां शब्द से जुड़ा है। होस्पोदा की अपनी गर्म स्निग्ध सी आत्मीयता है, जहाँ शराबी आपके गले में हाथ डालकर गाते रहते हैं, जहाँ वेटर को अपनी प्रेमिका या प्रेमिकाओं से ही अवकाश नहीं मिलता। शायद लंदन का टेवर्न होस्पोदा के सबसे नजदीक आता है, किंतु अंग्रेजों में पीने की संस्कृति कहाँ। हमारी बहस और बातों का छोर शायद छुट्टियों पर आ टिका था। वे लोग, मेरे मित्र, वापस अपने देश लौट रहे थे, आइसलैंड। पिछले अनेक महीनों से उनके संग मेरा बहुत घना संपर्क रहा है। उनके छोटे से देश के प्रति मेरा आकर्षण अनजाने ही एक पहेली सा बन गया है, स्वयं मेरे लिए। उनमें एक मेरे मित्र हैं, थॉर्गिएर, सिनेमाटोग्राफी के छात्र। उनकी एक कविता मैंने अरसा पहले कृति को भेजी थी। शायद हम में से सबसे अधिक घुमक्कड़ व्यक्ति भी वही है। प्राग आने से पहले वह पेरिस में थे और उससे भी पहले स्पेन में। अन्य मित्र छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वापस प्राग लौट आएंगे, सिवाय उनके। वह हमेशा के लिए आइसलैंड जा रहे हैं, अपने कोर्स को अधूरा छोड़कर। कहीं भी ज्यादा दिनों तक टिके रहना उनके लिए असंभव है। बियर के गिलास से आंखें ऊपर उठी, एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके होठों पर आज सिमटी। मैंने सोचा उन्हें शायद कोई नई हंसी मजाक की बात सूझी है, किंतु वे चुप रहे। सिर्फ गिलास पर मुस्कुराहट की छाया झूलती रही। अन्य मित्र भी मेरी ओर वैसी ही गोपनीय दृष्टि से देख रहे थे, जैसे उनके बीच कोई गुप्त समझौता हो जिसे वह मुझसे छुपा रहे हों। तुम्हें कोई आपत्ति होगी? इस बार थॉर्गिएर ने कुछ झिझकते हुए कहा, एक ऐसी झिझक जो गहरी विनम्रता से जुड़ी होती है। छुट्टियों में क्या करोगे? थॉर्गिएर ने पूछा। मैंने अपनी बियर को बहुत प्यार से देखा। उत्तर में वे हंसने लगे। तुम्हें कोई आपत्ति होगी हमारे संग आइसलैंड चलने में, सिर्फ कुछ दिनों के लिए? यह मजाक नहीं था। उन सबके चेहरे बहुत गंभीर थे। मैं हंसने लगा। उस रात यह बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। उनकी गंभीरता के बावजूद मैं उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले सका। भारत से यूरोप आना भी मुझे इतना असंभव नहीं लगा था जितना आइसलैंड जाने की कल्पना करना। मेरे लिए आइसलैंड की यात्रा आउटर स्पेस को छूने से कम चमत्कारपूर्ण नहीं थी। इसके बाद कौन कह सकेगा कि हमारे युग में चमत्कार नहीं होते? कम से कम मैं उन पर विश्वास करने लगा हूँ। हम प्राग बर्लिन की इंटरनेशनल ट्रेन में हैं। प्राग के स्टेशन पर हमें बहुत से मित्र विदा देने आए थे। टिकट मेरे पास है, वीजा बन चुका है, विदेशी मुद्रा की झंझटें भी लगभग सुलझ गई हैं, किंतु विश्वास अब भी नहीं होता। थॉर्गिएर मेरे संग है। कभी कभी वह मेरे परेशान चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। बाहर प्लेटफॉर्म पर बहुत से जाने पहचाने चेहरे हैं। किसी ने सुझाव दिया कि मुझे अपनी यात्रा की विस्तृत डायरी लिख। यह शायद मारिया का सुझाव है। कल रात हम सब साथ थे। रात की अंतिम घड़ियों तक प्राग की सड़कों पर घूमते रहे थे। थॉर्गिएर प्राग छोड़ने से पहले प्राग के सब बियर घरों और होस्पोदाओं को विदा देना चाहते थे। वह हमेशा के लिए प्राग से जा रहे हैं। मैं फिर वापस आऊंगा, किंतु यह विचार ज्यादा आश्वस्त नहीं करता। लगता है मैं दुनिया के दूसरे छोर पर जा रहा हूँ। डायरी लिखनी होगी। हाथ हिलते हैं, वे सब हाथ जो दिन में कितनी बार प्राग के चौराहों पर मेरे हाथों से मिलते थे। हवा में हिलते हुए रुमाल और उनके पीछे धुंधले होते वाल्टावा के पुल और पुरानी चर्चों की मीनारें। मैं आइसलैंड जा रहा हूँ, किंतु सोच रहा हूँ बराबर प्राग के बारे में।
तोल्स्ताय का कथन याद आता है, वॉर एंड पीस की कुछ पंक्तियाँ। जब हम किसी सुदूर यात्रा पर जाते हैं, आधी यात्रा पर पीछे छूटे हुए शहर की स्मृतियां मंडराती हैं। केवल आधा फासला पार करने के बाद ही हम उस स्थान के बारे में सोच पाते हैं जहां हम जा रहे हैं। किंतु ऐसे लम्हे भी होते हैं जब हम बहुत थक जाते हैं स्मृतियों से भी, और तब खाली आंखों के बीच का गुजरता हुआ रास्ता ही देखना भला लगता है। शायद क्योंकि बीच का रास्ता हमेशा बीच में बना रहता है, स्मृतिहीन और दायित्व की पीड़ा से अलग, मैं रेल की खिड़की से बाहर देखने लगता हूँ। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव बर्लिन में है, जहाँ हम दुर्भाग्यवश एक रात से अधिक नहीं टिक सकते। पूर्वी जर्मनी का ट्रांजिट वीज़ा समय के लिहाज से 24 घंटों से आगे नहीं जाता। बर्लिन में अधिक दिनों तक रहने की लालसा मन में दब जाती है। सोचता हूँ वापस आते हुए कुछ दिन अवश्य यहाँ रुक जाऊंगा, और कुछ नहीं तो बर्गोमान म्यूजियम देखने के लिए ही। किंतु थॉर्गियर ने बहुत पहले से ही एक योजना तैयार कर ली है। उनकी चिंतन धारा कब कहाँ कैसा मोड़ लेगी, इसका अनुमान लगाना मेरे लिए हमेशा असंभव सा रहा है। बर्लिन में उनके चंद आइसलैंडी मित्र रहते हैं। उन्हें पहले से ही हमारे आगमन की सूचना मिल चुकी है। कैसे उन्हें यह सूचना मिली, मेरे लिए यह सब अब तक रहस्य बना हुआ है। थॉर्गियर के आलस्य पर मेरा इतना गहरा विश्वास है कि वह उन्हें चिट्ठी या तार से कोई सूचना दे सकेंगे, यह असंभव सा लगता है। वैसे जैसा मैंने पहले कहा था, चमत्कारों पर मेरा विश्वास होने लगा है। वे लोग वहां टिकट लेकर मौजूद रहेंगे, थॉर्गियर ने कहा। कैसे टिकट? मैं कुछ भी नहीं समझ सका। मैं खुद ही नहीं जानता। उन्होंने अनमुनी आंखों से मुझे देखा, शायद किसी थिएटर के। किंतु हमारी गाड़ी बर्लिन 7 बजे से पहले नहीं पहुंचेगी। थिएटर या कोई भी चीज असंभव है। स्टेशन से बर्लिन एंसेंबल ज्यादा दूर नहीं, आध घंटे में पहुंच जाएंगे। बर्लिन एंसेंबल? मैं खुली आंखों से थॉर्गियर को देखता रहा। नहीं, वह मजाक नहीं कर रहे। काश मैं उन्हें अच्छी तरह पीट सकता। अरसे से यह इच्छा रही है। गाड़ी बर्लिन की ओर भाग रही है। मध्य यूरोप की प्रकृति दृश्य आज तक निरपेक्ष दृष्टि से नहीं देख सका। वैसे रेल की खिड़की के बाहर सब कुछ शांत और समतल है। सब एक ही जगह रुकी सी और फिर भी तेजी से बदलती हुई स्टिल लाइफ। मैं मध्य यूरोप में हूँ, जर्मनी में, और यह 1961 की गर्मियां हैं। दूर दूर फैले हुए खेतों पर जून की उजली उन्नीदी सी धूप और भूरी मिट्टी की गंध, एक बोझिल सी गंध जिसमें पूरी एक मृत पीढ़ी का अतीत भरा है। मैं 2 बार लंदन और पेरिस जाते समय जर्मनी के बीच से गुजरा हूँ, किंतु कभी यहाँ उतरने को मन नहीं हुआ। कोई अदृश्य सा भय, एक अजीब सी झिझक सामने खड़ी हो जाती है। युद्ध को खत्म हुए एक लंबा अरसा बीत गया। कोई भी आज उसे याद नहीं करता। घिसी पिटी कहावत है, गड़े मुर्दों को उखाड़ना ठीक नहीं, यह एक बुरी आदत है। किंतु मैं, जो एक सुदूर देश से यूरोप आया हूँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो समय सबके लिए, यहाँ के निवासियों के लिए बीत गया है, वह मेरे लिए अभी तक जीवित है, प्रतीक्षारत है, और जब तक मैं उसे अन्य प्राणियों की तरह भोग नहीं लूंगा, वह मुझसे छूटेगा नहीं। गड़े मुर्दे, वे हर आदमी के भीतर हैं। जब कभी मध्य यूरोप से गुजरता हूँ, मुझे उनका ठंडा स्पर्श महसूस होने लगता है। मैं पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं हूँ, किंतु आज भी मैं किसी जर्मन को देखता हूँ तो मेरे भीतर एक फिजूल बेमानी सी बेचैनी होने लगती है। यह बेचैनी एक हद तक उस बेचैनी से मिलती है जो मुझे बहुत पहले मान और काफका की कथाओं को पढ़ने से होती थी। आज सोचता हूँ तो आश्चर्य होता है कि मैंने इस बेचैनी को यूरोप आने से पूर्व कभी ठीक से समझने का प्रयत्न नहीं किया। यह आकस्मिक नहीं है कि दोनों लेखक मध्य यूरोप के 2 अलग अलग भागों से संबंधित थे, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया। यहाँ से गुजरते हुए पहली बार महसूस होता है कि यूरोप का यह खंड जिंदगी के उन अज्ञात गोपनीय रहस्यों से गुम्फित है जिन्हें आज तक फ्रांस, इंग्लैंड या स्पेन ने स्पर्श नहीं किया है। धूल का अंधड़ आने से पूर्व जैसे समूचे शहर में एक पीला दम घुटने वाला आशंकित धुंधलका भी नहीं, उजाले का गिलगिला सा फैल जाता है, जब तक हम सूनी सड़क पर किसी अज्ञात घर की दीवार से सटे खड़े रहते हैं
और हर वह चीज़ जो बहुत साधारण और परिचित है एक भयावह विकृत छाया लिए सामने से गुजर जाती है। मेरे लिए मध्य यूरोप का यह बहुत पुराना परिचित स्मृति चिन्ह है जो आज भी रेल की खिड़की के बाहर देखते हुए उभर आता है। सामने की बेंच पर थॉरगियर आंखें मूंदे लेटा है। मैंने अपनी सिगरेट जला ली। शाम घिरने लगी है। बाहर आबादी के चिन्ह नजर आने लगे हैं। मीलों की चिमनियों के परे टिमटिमाती रोशनियां और घरों की छतें, कहीं सिर्फ मलबे और ईंटों के ढूंढ, आधे टूटे हुए मकान और सूनी कंकाल की आंखों सी खिड़कियां। बमों और गोलियों के निशान अब भी वैसे ही हैं। मैं थॉरगियर का कंधा हिलाने लगा हूं। वह अब भी सो रहा है। बर्लिन का प्लेटफॉर्म, रात। भीड़ में थॉरगियर का मित्र दूर से ही हमें देख लेता है। थॉरगियर का सामान कम नहीं है। 3 बड़े बड़े संदूक, फिल्म और फोटोग्राफी के कैमरे, इफल बैग और थैले। मेरा सूटकेस अलग है। काफी चीख पुकार के बाद ठेले पर सामान चढ़ाया जाता है और हम क्लॉक रूम की तरफ चलने लगते हैं। हमें बहुत जल्दी चलना चाहिए। समय बहुत कम है, 15 मिनट, शायद उससे भी कम। थॉरगियर के मित्र के पास हमारे टिकट हैं, बर्लिन एंसेम्बल के। सीधे स्टेशन से थिएटर दौड़ना होगा, दूसरा कोई चारा नहीं। कुछ घंटों के बाद हमारे वीजा की अवधि खत्म हो जाएगी। हमें अभी तक मालूम नहीं कि हमारा रात का ठिकाना कहाँ रहेगा, किंतु इस क्षण मैं आने वाली रात के बारे में नहीं सोच रहा हूँ बर्तोल्ट ब्रेख्त के बारे में, जिनका नाटक हम देखने जा रहे हैं। मेरी एक पुरानी दबी साध थी बर्लिन एंसेम्बल में ब्रेख्त का नाटक देखने की। शायद मेरे लिए बर्लिन आने का सबसे बड़ा आकर्षण भी यही रहा है। 20वीं सदी के यह सबसे महान नाट्यकार, जिनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है, नात्सी सत्ता स्थापित हो जाने के बाद जर्मनी से बाहर चले गए। उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाटकों गैलीलियो, मदर करेज इत्यादि की रचना अपने देश के बाहर निर्वासित काल में की, एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते हुए। साहित्यिक बहसों और आलोचनाओं में जब जब कम्युनिस्ट लेखकों पर कट्टरता या संकीर्णता का आरोप लगाया जाता है, तब अक्सर मेरा ध्यान ब्रेख्त पर चला जाता है। नाटक की समस्त परंपरागत मान मर्यादाओं को तोड़कर उसे 20वीं सदी के विशिष्ट प्रतीक के रूप में सर्वथा नया मोड़ देने वाला यह जर्मन लेखक एक फासिस्ट विरोधी कम्युनिस्ट भी हो सकता है। पश्चिम के आलोचकों के लिए यह हमेशा एक विवादास्पद विषय रहा है। आश्चर्य नहीं कि अभी तक समाजवादी देशों में भी उनके क्रांतिकारी प्रयोगों का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पाया। पश्चिम के साहित्यकार ब्रेख्त के महान कृतित्व को स्वीकार करते हैं, उनके कम्युनिस्ट व्यक्तित्व को नहीं। पूर्वी देशों के आलोचक उनके कम्युनिस्ट व्यक्तित्व की सराहना करते हैं, किंतु उनके कृतित्व के संबंध में शायद पूरी तरह से आश्वस्त नहीं। शीत युद्ध का रुग्ण वातावरण एक महान लेखक के इर्द गिर्द कितना उपहासास्पद विरोधाभास निर्मित कर सकता है, ब्रेख्त इसके सजीव उदाहरण है। युद्ध के उपरांत उन्होंने पूर्वी जर्मनी में रहना स्वीकार किया। यह एक ऐसा तथ्य है जो आज हमें बर्लिन प्रश्न की पृष्ठभूमि समझने में बहुत कुछ सहायक हो सकता है। 1949 में अपनी पत्नी हेलेन वेगल, जो खुद एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, के संग ब्रेख्त ने पूर्वी बर्लिन में बर्लिन एंसेम्बल की स्थापना की। आज ब्रेख्त जीवित नहीं है, किंतु हेलेन वेगल के निर्देशन में उनका जादुई स्पर्श आज भी पूर्ववत स्पंदित होता है। आज यह अनहोनी सी बात लगती है, किंतु उस रात जिस अजीब परिस्थिति में हेलेन वेगल से मुलाकात हुई, वह एक विचित्र अप्रत्याशित घटना थी। हम थिएटर अपनी भागदौड़ के बावजूद 15-20 मिनट देर से पहुंचे। इसका हमें खेद अवश्य था, किंतु ज्यादा दुख नहीं, क्योंकि उस रात ब्रेख्त का नाटक टेरर एंड मिजरी ऑफ थर्ड रॉयक दिखाया जा रहा था। यह नाटक अनेक छोटे छोटे नाट्य खंडों से संयोजित है, जिसमें हिटली जर्मनी का उस रात ब्रेख्त का नाटक टेरर एंड मिजरी ऑफ थर्ड रॉयक दिखाया जा रहा था। यह नाटक अनेक छोटे छोटे नाट्य खंडों में संयोजित है, जिसमें हिटलर जर्मनी का भयंकर वातावरण चित्रित हुआ है। हर नाट्य खंड अपने में स्वतंत्र है और उसका रसास्वादन हम पिछले खंडों को देखे बिना भी कर सकते हैं।
याद नहीं आता अब हम कौन से टेढ़े मेढ़े रास्तों और गलियों से होते हुए बर्लिन एंसेम्बल में पहुंचे। पूर्वी बर्लिन का यह भाग जहां थिएटर है बहुत उजड़ा सा और वीरान दिखता है। यूरोप के सबसे क्रांतिकारी थिएटर की इमारत इतनी सादी और साधारण होगी, यह अपने में एक शिक्षाप्रद चीज थी। ब्रेख्त ने अपने थिएटर के लिए स्वयं यह स्थान चुना था। नाटक शुरू हो चुका था, अतः हम अपनी सीटों पर नहीं जा सके। फिर भी विदेशी होने के कारण हमें बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। एक महानुभाव हमें ऊपर बॉक्स की तरफ ले गए। दरवाजा धीरे धीरे खोला गया। हम दबे पांव भीतर आए। 2 कुर्सियां खाली पड़ी थी, हम उन्हीं पर बैठ गए। कुछ देर तक हमें पता ही नहीं चला कि बॉक्स में हमारे अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी है। वह चुपचाप एक कोने में सिमटी सी बैठी थी, इतनी तल्लीन और खोई सी कि कदाचित उन्हें हमारे भीतर आने का आभास तक नहीं हुआ। अधेड़ उम्र, चेहरे पर हल्की हल्की सी झुर्रियां, किंतु आंखों में एक तीखी तपती सी आभा, एक अजीब आकुल सी गर्माहट, ये हेलेन वेगल थी। मुझे उस बॉक्स में अपनी उपस्थिति बहुत अखरने लगा जैसे हमने उनके एकांत कोने में आकर कोई अपराध किया है। कुछ देर बाद वह उठकर बाहर चली गई और फिर नाटक के समाप्त होने तक दिखाई नहीं दी। बर्लिन एंसेम्बल की प्रधान निर्देशिका हेलेन वेगल से हमारी ऐतिहासिक मुलाकात का ब्यौरा भी यहीं खत्म होता है। नाटक ही तो है, ब्रेख्त के लिए महज यह काफी नहीं है, वे इससे कहीं आगे जाते हैं। नाटक मंच पर खेलने की चीज नहीं, वह जीने की सक्रिय कला है। हर परिचित पुरानी चीज को नए सिरे से छूने की अपेक्षा है, ताकि हम उसे आज का इस क्षण का धड़कता सत्य दे सकें। हकीकत ही तो नाटक है, उसे समकालीन दृष्टि से पहचानने की आवश्यकता है। समकालीन यह शब्द आज काफी विकृत हो चुका है। प्रायः उन सब लेखकों के लिए यह प्रयुक्त होता है जो आज जीवित हैं और लिख रहे हैं, अक्सर उनके लिए भी जो जीवित नहीं हैं और लिख रहे हैं। उस रात टेरर एंड मिजरी देखते हुए मैं पहली बार समकालीन शब्द से परिचित हो पाया। यदि उसका कोई अर्थ है तो सिर्फ एक प्रयोग, जब आदमी के अस्तित्व की हर तह एक नए स्तर पर अप्रत्याशित अर्थ ग्रहण कर लेती है, जब बाह्य परिस्थिति एक बेडौल विकृत छाया है, एक गूंगे दैत्य की मानिंद, जो ना कुछ कहती है ना हमारे सामने से हटती है, एक असह्य सा दबाव जिसे हर मनुष्य सोते जागते अपने पर महसूस करता है। कुछ लेखक हैं जो इस दैत्य से मुक्ति पाने के लिए उसे अपने एक आत्मपरक प्रतीक में ढाल लेते हैं, तब बाह्य इतना पराया, उतना डरावना नहीं रहता। काफका और एक दूसरे अर्थ में सार्त्र ऐसे ही लेखक हैं। यह एक रास्ता है इस भयावह सुरंग से बाहर आने का, एक अमानवीय दैत्य को निजी प्रतीक द्वारा साधारण औसत वास्तविकता में ढालने की प्रक्रिया। ब्रेख्त भी यही करते हैं, किंतु बिल्कुल दूसरे ढंग से। बाह्य परिस्थिति उनके लिए ऐतिहासिक है, सूक्ष्म अर्थ में नहीं। समय के हाड़ मांस ठोस पिंजर में आबद्ध जिस सदी में हम जीते हैं, उसके संदर्भ में बेहद इंटेंस राजनीतिक फासिज्म, बंदी शिविर, नरसंहार ये महज दीवार की छायाएं नहीं जिन्हें एक आत्मपरक प्रतीक दिया जा सके, क्योंकि ये स्वयं प्रतीक हैं एक विघटन प्रक्रिया के, जिसमें हम सब अलग अलग व्यक्ति की हैसियत से शामिल हैं। यह आकस्मिक नहीं कि ब्रेख्त का नाटक देखते हुए अचानक एक ऐसा क्षण आता है जब लगता है जैसे थिएटर की दीवार के परे बरबस कुछ आवाजें भटक रही हैं, दरवाजा खटखटा रहा है और हम दर्शक और अभिनेता, समूह, मंच और ऑडिटोरियम एक अजीब दबाव तले धंसने लगते हैं। सिर्फ एक उपाय है मुक्ति पाने का, हम बाहर निकल आएं और इन आवाजों के साक्षी हो सकें। ब्रेख्त कम्युनिस्ट थे, क्योंकि उनके लिए कम्युनिस्ट होने के मानी बहुत सहज थे। समकालीन होना, दूसरे शब्दों में अपने निजी घेरे के बाहर उन सब आवाजों का साक्षी होना जो 20वीं सदी के अंधेरे से टकराती हुई हमारे पास आती है। यह सब सोचा था उस रात जब हम बर्लिन की सड़कों पर भटक रहे थे। हमारा पूर्व जर्मनी का ट्रांजिट पिज्जा आखिरी सांसें लेकर दम तोड़ चुका था। थिएटर से बाहर आने पर थॉर्गियर के मित्र ने सुझाव दिया कि हमें पश्चिम बर्लिन में रात काटने के लिए होटल तलाश करना चाहिए। वहां वे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण वीजा पर ध्यान नहीं देते। इस बीच 2 अन्य आइसलैंडी छात्र जो उसी शाम हमसे मिलने लेप्जिग में बर्लिन आए थे, थिएटर के बाहर मिल गए। हमने उनके सामने अपनी समस्या पेश की।
किंतु इससे पेशतर कि हम अपनी बात पूरी कह पाते, उनमें से एक लापरवाही से कहा, अरे सुनो, रात अभी काफी जवान है, क्यों ना हम थोड़ी बियर ही पी लें। थोरगियर जैसे इतनी देर से इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। हाँ, उन्होंने गंभीर दार्शनिक मुद्रा में हम सब समस्याओं को अलग ठेलते हुए कहा, हाँ, व्रत के बाद बियर बुरा ख्याल नहीं है। होटल की समस्या कुछ देर के लिए टल गई। रात अभी जवान थी, किंतु उस रात जैसे बर्लिन की समूची आबादी बियर पबों और रेस्तराओं पर टूट पड़ी थी। हम जैसे भीतर जाते थे वैसे बाहर जाते, सूखे और थके मांदे, कहीं भी बैठने की थाह नहीं थी। हम अंधेरी सड़कों को पार करते रहे। बर्लिन की पुरानी इमारतों पर जब कभी निगाह पड़ जाती थी, मुझे वियना और प्राग के पुराने मकान स्मरण हो जाते थे। वैसा ही भयावह भारीपन और वैसी ही सूनी वीरान आंखों सी खिड़कियां। सोचता हूँ यह आकस्मिक नहीं, एक्सप्रेशनिस्ट पेंटिंग का इतना घना गहरा संबंध है मध्य यूरोप के शहरी प्रकृति दृश्य से। गलियां जहां एक कभी खत्म न होने वाले दुस्वप्न की मानिंद आगे चलती जाती हैं। कुछ मकान हैं जहां लड़ाई से पहले यहूदी परिवार रहते थे, अब वे खाली और सूने पड़े हैं। कुछ फासले पर जली हुई ईंटें और टूटी दीवारों का मलबा दिखाई दे जाता है। लड़ाई को खत्म हुए मुद्दत बीती, किंतु उसके मिटे बुझे घाव जहां तहां उभर आते हैं। कहीं कहीं सड़क के किनारे ऐसी अजीब इमारतें भी मिलती हैं जिनकी चारदीवारी साबुत और संपूर्ण है, किंतु बीच में महज खोखल के अलावा कुछ भी नहीं। लगता है जैसे हम किसी पूर्व ऐतिहासिक नगर के खंडहरों के बीच रास्ता टटोल रहे हों। आखिर एक रेस्तरां में खाली जगह मिली। जर्मन बियर के गिलास हमारी मेज पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। नए आइसलैंडी छात्रों से मेरा परिचय हो गया था, किंतु फिर भी वे कभी कभी मेरी ओर तनिक हैरत भरी दृष्टि से देखने लगते थे, मानो उन्हें यह काफी अजीब लग रहा हो कि मैं सचमुच उनके देश जा रहा हूँ। मैं खुद कभी कभी पीते हुए या बातचीत की रौ में भूल जाता था कि बर्लिन सिर्फ बीच का स्टेशन है, सिर्फ एक रात यहाँ ठहरना है और दूसरे दिन ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चल देना है। आइसलैंडी का दो चीजों के प्रति गहरा लगाव अद्भुत है, बियर और अपनी भाषा। अपनी भाषा के प्रति ललक और प्यार मैंने अपने देश में बंगालियों में और यूरोप में आइसलैंड निवासियों से अधिक और कहीं नहीं देखा। कुछ ऐसा संयोग है कि भारत में मेरे सबसे स्नेही और आत्मीय मित्र बंगाली और यूरोप में आइसलैंडी ही रहे हैं। दोनों की मंडलियों में घंटों गुजारने का अवसर मिला है और वे हमेशा आपस में अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। मैंने कभी उनके बीच अपने को अकेला महसूस नहीं किया। अभी तक आइसलैंडी भाषा के 2 शब्द सीख पाया हूँ, जिनमें से एक से पहले ही परिचित था, अर्थात उसका अर्थ आइसलैंडी भाषा में वही है जो हिंदी में। शब्द है संबंध। उनकी बातचीत के दौरान अचानक मुझे यह शब्द सुनाई दिया। पहले मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु दोबारा यही शब्द और उच्चारण सुनकर मैं कुछ चौकन्ना हो गया। कौतूहलवश थोरगियर ने से इस शब्द के अर्थ पूछे और हम दोनों हैरत से एक दूसरे की ओर देखने लगे। जब हमें मालूम हुआ कि दोनों भाषाओं में संबंध चाहे बिल्कुल ना हो, संबंध शब्द के अर्थ एक ही हैं। आशा करता हूँ हिंदी भाषा विज्ञान के शास्त्री मेरी इस खोज पर मुझे बधाई देना नहीं भूलेंगे। एक दूसरा शब्द भी सीखा है, स्काउल। अंग्रेजी में बहुत हद तक चीयर्स का पर्याय शराब या बियर पीने से पहले स्काउल कहा जाता है। चेक में नजदार, जो मेरा प्रिय शब्द है। अन्य आइसलैंडी मित्रों को जब हमारी अद्भुत खोज का पता चला तो सबने अपने बियर के ग्लास ऊपर उठा लिए। सबने कोरस में एक संग कहा, स्काउल फॉर संबंध। बाद में आइसलैंड जाने पर हमारा यह सबसे अधिक प्रिय टोस्ट बन गया। आइसलैंड भारत मैत्री संबंध का प्रतीक। मालूम नहीं उस रात हम कितनी देर तक वहां बैठे रहे। मैंने अपना सिर मेज पर टिका लिया था। बीच बीच में नींद के गर्म झटोके आसपास की आवाजों को छिपा लेते थे। दिन भर की थकान के बाद थोड़ी सी बियर ने भी जादू का असर किया था। एक थके तैराक की भांति मैंने अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। पानी पर बिना किसी सचेष्ट क्रिया के तिड़ते रहना, यह भी एक सुख है। जब कभी मैं बहुत नीचे डूबने लगता तो अचानक मुझे स्काउल की आवाज झटके से ऊपर उठा देती और फिर चेतना के तट पर मैं आ पहुंचता। इस बीच उन्होंने टेलीफोन द्वारा पश्चिमी बर्लिन के किसी होटल में हमारे ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। थोरगियर का मित्र, जो बर्लिन में ही रहता था, हमें होटल पहुंचा जाएगा, अतः हम उस ओर से प्रायः निश्चिंत हो गए थे। आखिर जब हम
वहां से उठे तो आधी रात बीत चुकी थी। एक दूसरे से विदा लेने की घड़ी आ पहुंची थी। स्वभाव से आइसलैंडी अत्यंत शर्मीले और संकोची होते हैं, किंतु उस रात वे सब बहुत कम समय में आत्मीय हो गए, तनिक भावुक भी। कदाचित इसलिए कि मैं एक भारतीय इतनी दूर उनके देश आइसलैंड जा रहा था, शायद इसलिए भी कि हम जरूरत से ज्यादा बियर पी चुके थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे आइसलैंड में अपने मित्रों रिश्तेदारों के पते दिए। मुझे उन सब से मिलना होगा, और उत्तर में जाइएगा, असली आइसलैंड वहां है। रिक्याविक तो सिर्फ राजधानी है, महज टूरिस्टों के आकर्षण के अलावा वहां कुछ भी नहीं। उनमें से एक ने कहा, और ब्लैक डेथ, उसे पीना मत भूलिए, वह हमारी राष्ट्रीय शराब है। इस पर जोर का ठहाका लगा। आशा है आप किलियन से भी मिलेंगे। किलियन? मैं कुछ समझ नहीं सका। लेक्सनेस, थॉरगियर ने स्पष्टीकरण किया। ओह, लेक्सनेस, दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई थी। इंडिपेंडेंट पीपल पर मैंने उनके हस्ताक्षर लिए थे। आज भी वह किताब दिल्ली में मेरे कमरे की बुक शेल्फ में पड़ी होगी। उसे पढ़ते हुए कभी कल्पना भी न की थी कि मैं कभी किसी दिन अपनी आंखों से उस सुदूर को देखने जाऊंगा, जो नक्शे पर इतना अकेला और अलग सा दिखता है। पहली बार मुझे पता चला कि आइसलैंड में सब उन्हें किलियन के नाम से पुकारते हैं। लेक्सनेस उन्हें बहुत औपचारिक सा जान पड़ता है। थॉरगियर नकल उतारने में एक ही है। किलियन का नाम सुनते ही उनके माथे पर बल पड़ गए, होठ अजीब ढंग से मुड़ गए, जैसे वह सीटी बजाने जा रहे हों, और शब्दों को चबाते हुए उन्होंने आइसलैंडी में कुछ कहा। इस बार देर तक वे हंसते रहे। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि लेक्सनेस हूबहू इसी ढंग से बोलते हैं। बहुत दिनों बाद जब रिक्याविक में लेक्सनेस से भेंट हुई तो मुझे बराबर थॉरगियर की नकल याद आती रही। आइसलैंड के अलावा कोई दूसरा देश नहीं देखा जहां लोग इतने खुले, मुक्त और आत्मीय ढंग से सबसे महान लेखक के संबंध में बातचीत करते हों। आदर और स्नेह का प्रदर्शन भी एक मुक्त व्यंग भाव द्वारा किया जा सकता है, बिना बार बार श्री और जी का इस्तेमाल किए, या कोई इनसे सीखे। जब रेल चली तो उनके हाथ हवा में उठ गए। प्राग के बाद यह दूसरी विदा है। हम पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन की ओर जा रहे हैं। दो दुनियाओं के बीच सिर्फ 15-20 मिनट का फासला है। हम बर्लिन की लोकल ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन चलने से पहले वे प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े गाने लगे थे एक आइसलैंडी लोकगीत, जिसकी धुन इस क्षण भी हमारे आसपास भटक रही है। हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। कुछ लोग भीतर आते हैं, पूर्वी बर्लिन के निवासी जो दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, बिना किसी औपचारिकता या रुकावट के जाया जा सकता है। आज ये पंक्तियां लिखते समय बर्लिन में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। पहले जैसा मुक्त यातायात आवागमन संभव नहीं। आइसलैंड से वापस आते समय मैं बर्लिन में 4 दिन ठहरा था, और उस थोड़े समय में जो कुछ देख समझ पाया वह इस अभिशप्त नगर की एक असाधारण झांकी देने के लिए काफी था। शीत युद्ध की इतनी नंगी बेलौस तस्वीर शायद यूरोप के किसी शहर में दिखाई नहीं देती। हजारों ऐसे लोग हैं जिनके घर पूर्वी बर्लिन में हैं और जो हर रोज काम करने पश्चिमी बर्लिन जाते हैं। अनेक ऐसे परिवार हैं जो इस विभाजित शहर का आईना है, आधा परिवार पूर्वी भाग में, आधा पश्चिमी भाग में। मैं एक पत्रकार की हैसियत से बर्लिन नहीं गया था, अतः किसी प्रकार की निश्चित सूचना देना न मेरा लक्ष्य है न बस की बात है। आर्ट गैलरीज और म्यूजियम देखने के लिए अक्सर मुझे शहर के दोनों ओर जाना पड़ता था, और इस दौरान जो कुछ आंखों के सामने पड़ जाता था उससे बहुत कुछ खुले छिपे संकेत मिल जाते थे। अपने में बहुत साधारण और किंतु छोटे एक असाधारण स्थिति के द्योतक। कौन प्रभावित नहीं होगा पश्चिमी बर्लिन की ऊंची भव्य दुकानों, होटलों और रेस्तराओं की तड़क भड़क से। कुर्फुस्तेंदाम अथवा हांसा के इर्द गिर्द घूमते हुए अनायास आधुनिक वास्तुकला की इमारतें हमें आकर्षित करती हैं। इन ऊंची गगनचुंबी इमारतों ने, जिनमें लकवुर्सिये की इमारत भी शामिल है, युद्ध के भद्दे अवशेषों को अपने में छिपा दिया है। यह आकस्मिक नहीं कि पूर्वी बर्लिन से हर रोज सैकड़ों आदमी पश्चिमी भाग में सैर सपाटे के लिए अथवा चीजें खरीदने के लिए आते हैं। अक्सर मैंने जो स्टेशन पर एक्सचेंज बैंक के आगे उन लोगों की लंबी कतारें देखी जो पूर्वी जर्मनी के मार्क को पश्चिमी जर्मनी के मार्क में बदलने के लिए खड़े थे। आश्चर्य नहीं
आज पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी यूरोप की जगमगाती शो विंडो के रूप में पूर्वी यूरोप के सामने उपस्थित है, स्वतंत्र यूरोप के आदर्शों का एक अजीब सा प्रतीक। किंतु यह विरोधाभास अपने में अकेला नहीं, बर्लिन के दोनों भाग इस विचित्र विरोधाभास को अपने में प्रतिबिंबित करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि पश्चिमी देशों की संस्कृति स्वतंत्रता और न्याय जैसे आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि दूसरी ओर कम्युनिस्ट देश उनकी नितांत अवहेलना है करते हुए मनुष्य की निम्नतम भौतिक इच्छाओं पर जोर डालते हैं। शायद यह सच हो, किंतु बर्लिन में लगता है जैसे ये रोल आपस में बदल दिए गए हों। पश्चिमी बर्लिन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक अपील अमेरिकी सिगरेटें, स्कॉच विस्की, फ्रेंच कोन्याक, नायलन कमीजें और हेनरी मिलर की और वात्स्यायन की पुस्तकें हैं, जिन्हें देखने और खरीदने हजारों लोग पूर्वी जर्मनी से आते हैं। जहां तक इन चीजों के प्रति आकर्षण का प्रश्न है, मैंने पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के लोगों में कोई भेद नहीं देखा। उनके राजनीतिक सिद्धांत अथवा आध्यात्मिक मान्यताएं एक दूसरे से कितनी ही भिन्न क्यों न हो। इसलिए एक प्रश्न बार बार मंडराता है, क्या पश्चिमी यूरोप बर्लिन में स्ट्रिप टीज और नाइट क्लबों के अलावा अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्रदर्शित करने का कोई दूसरा बेहतर माध्यम प्रस्तुत नहीं कर सकेगा? और दूसरा प्रश्न, क्या इन सब चीजों का आकर्षण पूर्वी बर्लिन के निवासियों के लिए इतना अधिक गहरा है कि वे कम्युनिस्ट व्यवस्था के सम्मुख एक विकट आर्थिक संकट उपस्थित कर देंगे? एक दृष्टि से पश्चिम की तुलना में पूर्वी जर्मनी की कम्युनिस्ट सरकार अपने भौतिक दर्शन के बावजूद अत्यंत आदर्शवादी जान पड़ती है। जहां पश्चिमी बर्लिन में नाइट क्लबों के भड़कीले इश्तेहार दिखाई देते हैं, वहां पूर्वी बर्लिन के चौराहों पर, स्टेशन की दीवारों पर अक्सर बड़ी बड़ी सुर्खियों में चेतावनी के ये शब्द आंखों को रोक लेते हैं, फासिज्म नेवर अगेन। यह आकस्मिक नहीं है कि पश्चिम बर्लिन में मैंने आइखमैन के विरुद्ध एक भी इश्तेहार नहीं देखा, जबकि पूर्वी भाग में न केवल अखबार आइखमैन की खबरों से भरे रहते थे, बल्कि वहां अलग से मुकदमे का विस्तृत ब्यौरा देने के लिए पैम्फलेट और पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई थीं। बर्लिन का भविष्य क्या होगा यह मैं नहीं जानता, किंतु ये 3 शब्द फासिज्म नेवर अगेन बर्लिन की दीवारों पर देख सका, मेरे लिए यही बहुत कुछ है। एक अन्य स्मृति भी है। पश्चिमी बर्लिन की टूरिस्ट बस में बैठा हूँ। यह बस विदेशी टूरिस्टों को नगर के दर्शनीय स्थानों की परिक्रमा करवा लाती है। बस में अमेरिकी, अंग्रेज, जापानी तथा अन्य देशों के लोग भी हैं। सिर्फ 8 यार्क लेकर 3 घंटों में बर्लिन के पूर्वी और पश्चिमी भागों का दौरा किया जा सकता है। हमारे संग एक चतुर और दक्ष जर्मन गाइड है, अत्यंत वाक्पटु और विनोद प्रिय। पश्चिमी जर्मनी के मुक्त वातावरण में सांस लेने वाला एक अत्यंत जागरूक युवा नागरिक। उसकी हर बात पर टूरिस्ट हंसते हैं। जब कभी मैं उसकी विनोद प्रियता से मैं पूरी तरह से साझेदार नहीं हो पाता, तो शायद इसलिए कि मुझ में अभी तक विनोद प्रियता का थोड़ा बहुत अभाव है। पूर्वी जर्मनी की खिल्ली उड़ाने का जब कभी अवसर मिलता है, वह हाथ से नहीं जाने देता, बल्कि यूं कहें उसी समय उसकी विनोद प्रियता पूरी तरह से प्रस्फुटित होती है। कभी कभी उसकी आवाज बहुत उदास सी हो जाती है, उस समय जब हमारे सामने कुछ टूटी हुई इमारतों के खंडहर दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक जगह पर उसने कहा, यह गोएबल्स की मिनिस्ट्री का दफ्तर था। देखिए सोवियत बम इसकी क्या दशा कर डाली। कुछ आगे चलकर